नमस्कार दोस्तों, लाइक स्टडी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे, कल की क्लास में हमने पढ़ा था मारवाड़ का राठौड़ वंश है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे दोस्तों इसमें आपको बताऊं, मालदेव हमने पढ़ लिया था। मालदेव के बाद में इस मालदेव के पुत्र आ जाते हैं राव चंद्रसेन के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो राव जो चंद्रसेन है, उनका शासनकाल 1562 से 1521 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अगली बात की जाए कि इनके जो उपनाम की बात करें तो इनके उपनाम आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको डेट ये इतना शासन इसका 1562 से 1521 ईस्वी तक शासनकाल आपको ध्यान रखना है। और फिर आ जाते हैं उपनाम की चर्चा करेंगे। तो उपनाम इनके उपनाम आ जाते हैं। मारवाड़ का प्रताप इन्हें कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप इन्हें कहा जाता है। और प्रताप का अग्रगामी भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। एक और इन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके उपनाम हो गए। सबसे पहली बात करें कि राव चंद्रसेन का जो शासनकाल हुआ था वो 1562 से 1521 ईस्वी तक उनका शासनकाल रहा था। इसके उपनाम आ जाते हैं। तो उपनाम की चर्चा करें तो मारवाड़ का प्रताप इन्हें कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी इन्हें कहा जाता है, भूला बिसरा इन्हें कहा जाता है। तो इन तीन नामों से इनको जाना जाता है। अब बात क्या करते हैं कि जो मालदेव थे, मालदेव के तीन पुत्र हुए और तीन पुत्रों के नाम आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इनके मालदेव के तीन पुत्र हुए और तीन पुत्रों में से सबसे बड़ा आ जाता है राम, फिर दूसरे नंबर पे उदय सिंह और तीसरे नंबर पे राव चंद्रसेन की हम चर्चा करेंगे आज। तो जो राम थे, ये तो राम कहां चले जाते हैं? ये चले जाते हैं अकबर के दरबार में चले जाते हैं, वहां अकबर की सेवा में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो चला जाता है कहां? अकबर के दरबार में। ठीक है, बात आती है राव चंद्रसेन की। तो राव चंद्रसेन को हम पढ़ रहे हैं, तो ये आपको तीन पुत्रों के नाम याद रखने। जो मालदेव के तीन पुत्र, राम सबसे बड़ा, फिर उदय सिंह, फिर राव चंद्रसेन। राम अकबर की सेवा में चला गया था। ठीक है दोस्तों, फिर 1564 ईस्वी में हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने जो जोधपुर पे क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था। जोधपुर पे अधिकार किया कब? 1564 ईस्वी में, जो किसके द्वारा? मुगल सेना के द्वारा। मुगलों का अधिकार हुआ किस पे? जोधपुर पे। कब हुआ? 1564 ईस्वी को मुगलों का किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में है जो एक सेना आई मुगलों की तरफ से, और जोधपुर पे क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है मुगलों का। ठीक है दोस्तों, आगे चर्चा करते हैं। राव चंद्रसेन वहां से जोधपुर से बद्राजून चले जाते हैं। वहां से कहां चले जाते हैं? जोधपुर से बद्राजून चले जाते हैं। यहां से निकल के जोधपुर से बद्राजून चले जाते हैं राव चंद्रसेन। इसके बाद में चर्चा करेंगे नागौर जो दरबार लगा था राव चंद्रसेन के शासनकाल में, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको यह ध्यान रखना है, राव चंद्रसेन को हम पढ़ रहे हैं और इसमें इसका शासनकाल हुआ था 1562 से 1521 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इनके उपनाम की चर्चा की जाए तो उपनाम मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी, भूला बिसरा राजा इन्हें कहा जाता है। मालदेव के तीन पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम राम, जो अकबर की सेवा में चला जाता है। दूसरा उदय सिंह, तीसरा राव चंद्रसेन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जोधपुर की गद्दी पे बैठता है और जोधपुर की गद्दी पे बैठने के बाद में 1564 ईस्वी की बात आ जाती है। तो मुगलों की तरफ से हुसैन कुली खां जो थे, उनके नेतृत्व में मुगल सेना आती है और जोधपुर पे क्या हो जाता है? मुगलों का अधिकार हो जाता है। और ये जोधपुर से राज चंद्रसेन बद्राजून चले जाते हैं। अब चर्चा करेंगे नागौर दरबार।
दोस्तों नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया जाता है। अकबर अजमेर ख्वाजा साहब के यहाँ आया हुआ था, तो उस समय नागौर में रुका थोड़े समय के लिए। कहा? नागौर। और नागौर दरबार लगाया। नागौर दरबार है क्या? तो ये लगाया था 1570 ईस्वी में। ये बात कहाँ कब की थी? 1570 ईस्वी में नागौर दरबार अकबर के द्वारा लगाया गया। इसमें हिंदू जो शासक थे उनको बुलावा दिया गया और अधीनता है जो अकबर के अधीन का स्वीकार करने के लिए वहां अकबर के जो नागौर दरबार में बुलाया गया। उसमें से सबसे पहले जो आया उसकी बात आ जाती है। तो राव जो हर्राई था, हर्राई कहाँ का शासक था? जैसलमेर का। तो पहले नंबर पे कौन आया? राव हर्राई, और ये आया जैसलमेर से। ठीक है, तो जैसलमेर से ये आया और इसने भी क्या कर ली? अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं राव कल्याणमल। तो कल्याणमल यहाँ पे आ जाते हैं, और कल्याणमल कहां से आए? तो ये आते हैं बीकानेर से। कहां से? कल्याणमल। और कल्याणमल कहां से आए? ये आए बीकानेर से। और बीकानेर से आने के बाद में इन्होंने अकबर की क्या कर ली? अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है दोस्तों, ये नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे उदय सिंह जो राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था, और दूसरे नंबर का जो भाई था वो, और मालदेव का जो पुत्र था वो यहाँ आता है। और उदय सिंह कहां से आता है? ये आता है उदय सिंह आने के बाद में ये है जो जोधपुर से आता है, और जोधपुर से आने के बाद में ये क्या कर लेता है? इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है उदय सिंह। किसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है? अकबर की। और ये चंद्रसेन का क्या था? बड़ा भाई। चंद्रसेन का बड़ा भाई। ठीक है, तो इसने भी अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। फिर आता है राव चंद्रसेन भी दरबार में आता है, लेकिन दरबार में आने के बाद में वहां उपस्थित होता है, पर अकबर की अधीनता, मुगलों की अधीनता है उसको स्वीकार किए बिना ही वहां से चला जाता है जोधपुर। और जोधपुर जाने के बाद में क्या होता है? जोधपुर जाने के बाद में जो अधीनता स्वीकार करने बिना करे ये जोधपुर से भद्राजुन चला जाता है। कौन? राव चंद्रसेन भद्राजुन जाके वहां रहने लग जाता है। और फिर बाद में क्या होता है? 11 जनवरी 1681 ईस्वी को भद्राजुन जो है वहां पे चंद्रसेन का क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये कहाँ पे स्थित है? तो एक जगह का नाम आ जाता है, और उस जगह का नाम क्या है? सिचियाई। सिचियाई सोजत परगने के पास में स्थित है सिचियाई। वाई भी कह सकते हैं इसे। तो इस ये सोजत परगना, इसके पास में परगना यहाँ पे ये स्थित है। यहाँ पे कब यहाँ जो ये बात आती है कब? 11 जनवरी 1681 ईस्वी की। 11 जनवरी 1681 ईस्वी को है जो क्या हो जाती है? राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। राव चंद्रसेन की जो 11 जनवरी 1681 ईस्वी को इस जगह पे सोजत परगने के पास में सिचिवाई नामक जो स्थान है वहां पे इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? राव चंद्रसेन की। राव चंद्रसेन की मृत्यु के 3 वर्ष बाद अकबर के द्वारा उस जोधपुर जो रियासत है उसको खालसा घोषित कर दिया जाता है। कब से कब तक? तो 1500 सॉरी इसके बाद में 1681 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद में क्या होता है कि 1500 यहाँ पे 1581 है, तो 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और 1581 से 1583 तक क्या होता है? इसे अकबर के द्वारा खालसा घोषित कर दिया जाता है। किसको? जोधपुर रियासत को। 3 वर्ष तक ये खालसा घोषित रहती है। और खालसा घोषित होने के बाद में क्या होता है कि राव चंद्रसेन की एक और बात आती है, इसकी मृत्यु हो जाती है 11 जनवरी 1581 ईस्वी को राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद में क्या होता है कि इसको 1581 से 1583 तक खालसा घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। एक और बात आती है, अगर पूछ लिया जाए कि
रावचंद्र सेन की छतरी कहाँ पे है, तो एक सारण पहाड़ी है, और सारण पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो सारण पहाड़ी और ये पाली में स्थित है, और पाली में यहाँ पे रावचंद्र सेन की क्या बनी हुई है, छतरी, चंद्रसेन की छतरी। तो रावचंद्र सेन की छतरी के बारे में अगर पूछा जाता है तो सारण पहाड़ी, और सारण पहाड़ी कहाँ पे है, पाली में, यहाँ पे है जो रावचंद्र सेन की छतरी बनी हुई है। तो बात कर रहे थे हम नागौर दरबार की। 1570 ईस्वी में अकबर के द्वारा नागौर दरबार लगाया जाता है। इसमें उपस्थित हुए राव हर्राई जैसलमेर से आता है, इसने जो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। कल्याणमल बीकानेर से आया, उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। उदय सिंह जो रावचंद्र सेन का बड़ा भाई था और मालदेव का पुत्र था, उसने भी अकबर की क्या कर ली, अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद में रावचंद्र सेन भी दरबार में उपस्थित होते हैं, पर लेकिन बिना अधीनता स्वीकार करे वहां से चले जाते हैं। और कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं भद्रा जोन चले जाते हैं, भद्रा जोन। फिर बात आती है कि 11 जनवरी 1521 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है रावचंद्र सेन की सिचिवाई सोजत परगने के पास में ये स्थान पड़ता है, वहां पे इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में रावचंद्र सेन की अगर छतरी के बारे में पूछा जाए तो सारण की पहाड़ी पाली में रावचंद्र सेन की छतरी स्थित है। और अकबर के द्वारा 1581 से 1583 ईस्वी तक इसको क्या कर दिया जाता है, जोधपुर रियासत को खालसा घोषित कर दिया जाता है। ठीक है बात दोस्तों। इसके बाद में चर्चा करेंगे अब मोटा राजा उदय सिंह, जो ये उदय सिंह है रावचंद्र सेन के बड़े भाई, और ये गद्दी पे बैठते हैं अकबर की सहायता से। ठीक है, तो इसकी चर्चा करने वाले हैं हम। दोस्तों रावचंद्र सेन के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब मोटा राजा उदय सिंह जो रावचंद्र सेन के भाई थे, बड़े भाई, वो गद्दी पे बैठते हैं और उनका शासनकाल रहता है 1583 से 1595 ईस्वी तक। ठीक है, मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर की गद्दी पे बैठते हैं 1583 से 1595 ईस्वी तक ये जोधपुर की गद्दी पे बैठते हैं। कौन बैठते हैं, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है दोस्तों, उदय सिंह हैं जो जोधपुर के प्रथम राजा थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, तो जोधपुर का पूछ लिया जाए कि जोधपुर का वह राजा कौन सा है जिसने मुगलों की सर्वप्रथम अधीनता स्वीकार की, तो ये आ जाता है मोटा राजा उदय सिंह। जोधपुर रियासत का प्रथम राजा थे मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि उदय सिंह जो रावचंद्र सेन की मृत्यु के बाद में ये 3 वर्ष बाद में अकबर की सहायता से 1583 ईस्वी में गद्दी पे बैठते हैं जोधपुर की में, और मालदेव के ये दूसरे पुत्र होते हैं जो जोधपुर का शासन स्वीकार करते हैं। इसके बाद में बात ये करते हैं कि जो जोधपुर रियासत है राजस्थान की जोधपुर रियासत का प्रथम राजा हुए कौन, ये मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं उदय सिंह की एक पुत्री थी और उस पुत्री का नाम आ जाता है मानीबाई। मानीबाई का विवाह 1586 ईस्वी को जो सलीम, अकबर के जो पुत्र थे सलीम जहांगीर, उनके साथ में तय हो जाता है। ठीक है, तो कब हो जाता है, 1586 को। 1586 ईस्वी को जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, क्या नाम आ जाता है, मानी बाई, और इनका विवाह किससे हो जाता है, अकबर का पुत्र सलीम, या इसका नाम आ जाता है जहांगीर। इसके साथ में इसका क्या हो जाता है, विवाह हो जाता है, विवाह कर देते हैं। ठीक है, कब कर देते हैं, 1586 ईस्वी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात जब इसके साथ में विवाह हो जाता है तो इसी मानीबाई को जगत गोसाई के नाम से जाना जाता है,
और इसी मानी बाई को जोधा बाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जोधपुर की रहने वाली थी। या तो इसी मानी बाई को जग गोसाई, जगत गोसाई, और इसी मानी बाई को जोधा बाई, तो इन नामों से इसे जाना गया। जगत गोसाई, जोधाबाई, मानीबाई इसके ही नाम थे। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी जगत गोसाई से एक पुत्र जन्म होता है और पुत्र का नाम आ जाता है खुर्रम, और खुर्रम को क्या कहा जाता है? शाहजहां। तो खुर्रम का जन्म हुआ किससे? इसी जगत गोसाई से या मानीबाई से खुर्रम का क्या होता है? जन्म होता है। खुर्रम का या शाहजहां। ठीक है दोस्तों, तो इससे खुर्रम का जन्म होता है, शाहजहां का जन्म होता है। शाहजहां का जन्म होने के बाद में क्या होता है कि जो 1595 ईस्वी की बात आती है, 1595 ईस्वी में लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1595 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह की क्या हो जाती है? उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कहां हो जाती है? लाहौर में हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एक और बात आती है कि मोटा राजा जो उदय सिंह थे, वो जो उनके पुत्र किशन सिंह हुए, और किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर बसाया। ठीक है, तो 1609 ईस्वी में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र हुए, क्या नाम आ जाता है? किशन सिंह। और किशन सिंह ने अजमेर में एक शहर बसाया 1609 ईस्वी में, और उस शहर का नाम आ जाता है किशनगढ़। और किशनगढ़ कहां पे स्थित है? किशनगढ़ आ जाता है आपका अजमेर में। ठीक है, ये शहर इसके द्वारा, किशन सिंह के द्वारा बसाया गया, जो मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यहाँ पे इस मोटा राजा उदय सिंह के समय में जोधपुर में पुरुषों द्वारा जोहर किया गया, और उस जोहर को कहा जाता है, इस जम्मत के नाम से उस जोहर को जाना जाता है। जो पुरुषों के द्वारा किया गया जोहर जम्मत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जम्मत। जो एकमात्र पुरुषों द्वारा किया गया जोहर था, जो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में होता है, और जोधपुर में ये जो जोहर होता है पुरुषों के द्वारा। तो चर्चा हम कर रहे थे मोटा राजा उदय सिंह की। शासनकाल आ जाता है 1583 से 1595 ईस्वी तक ये शासनकाल करते थे, और हुआ। फिर इसके बाद में मुगलों की अधीनता स्वीकार इनके द्वारा की। जो जोधपुर के प्रथम राजा थे, जिन्होंने जोधपुर रियासत की बात करें तो जोधपुर रियासत की जो पहले राजा थे, प्रथम राजा थे मोटा राजा उदय सिंह, इन्होंने क्या? मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। 1586 ईस्वी में मानीबाई का विवाह जो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी सलीम जहांगीर के साथ में तय हो जाता है, विवाह हो जाता है। और इसी मानीबाई का नाम आ जाता है, एक तो जगत गोसाई, एक नाम आ जाता है जोधाबाई। और इसी जोधाबाई या जगत गोसाई या मानीबाई से एक पुत्र प्राप्त होता है, उसका नाम आ जाता है खुर्रम शाहजहां। ठीक है दोस्तों, खुर्रम शाहजहां। इसके बाद में 1595 ईस्वी को मोटा राजा उदय सिंह की लाहौर में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात कर रहे हैं मोटा राजा उदय सिंह की। मोटे राजा उदय सिंह के एक पुत्र था, और उसका नाम आ जाता है किशन सिंह। किशन सिंह की जो किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में किशनगढ़ शहर बसाया। किशनगढ़ शहर कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में इसी मोटा राजा उदय सिंह की बात कर रहे हैं, तो मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल में जोधपुर में पुरुषों द्वारा जोहर किया गया, और उस जोहर को जम्मत के नाम से जाना जाता है। आगे की चर्चा हम कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये हुए मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। अगला शासक आता है हमारा, और अगला शासक कौन आ जाता है? राजा सूर सिंह। राजा सूर सिंह गद्दी पे बैठते हैं, जोधपुर की गद्दी पे कौन बैठते हैं? सूर सिंह। राजा
सूर सिंह की यहाँ बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सूर सिंह का शासनकाल रहता है 1595 से 1619 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1595 से 1619 तक इनका शासनकाल रहता है। किसका? राजा सूर सिंह का शासनकाल की बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि मोटा राजा उदय सिंह के बाद में राजा सूर सिंह गद्दी पे बैठते हैं, जोधपुर की गद्दी पे। 1595 से 1619 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसमें अकबर ने 1604 ईस्वी की बात आती है तो अकबर ने सूर सिंह को एक उपाधि दी जिसका नाम आ जाता है सवाई राजा की उपाधि। ठीक है, तो 1604 ईस्वी में अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई। उपाधि दी गई किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। किसको? राजा सूर सिंह को 1604 ईस्वी में अकबर के द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी जाती है। इसके बाद में गद्दी पे बैठता है गज सिंह। राजा गज सिंह गद्दी पे बैठता है। कौन बैठता है? राजा गज सिंह। और राजा गज सिंह की यहाँ चर्चा करने वाले हैं तो इनका शासनकाल आता है 1619 से 1638 ईस्वी तक ये गद्दी पे बैठते हैं। 1619 से 1638 ईस्वी तक ये जोधपुर की गद्दी पे बैठ जाते हैं। कौन? राजा गज सिंह। अब गज सिंह के बारे में एक दो बात जान लेते हैं। तो जहांगीर ने 1621 ईस्वी में इन्हें दल थम्मन की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, कब दी थी? 1621 ईस्वी की बात आती है। 1621 ईस्वी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो जहांगीर के द्वारा इन्हें दल थम्मन की उपाधि दी गई। तो दल थम्मन की उपाधि किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी जाती है। 1604 ईस्वी में ये उपाधि दी जाती है। किसके द्वारा? अकबर का जो पुत्र था जहांगीर, उसके द्वारा गज सिंह को जो दल थम्मन की उपाधि दी गई 1604 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1621 ईस्वी में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं 1638 ईस्वी की। 1638 ईस्वी में आगरा में गज सिंह का देहांत हो जाता है। ठीक है, 1638 ईस्वी में आगरा में गज सिंह का, किसका? गज सिंह का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे गज सिंह के बारे में। आपको एक दो बातें इंपॉर्टेंट थी, इनके बारे में हमने बता दिया। इसके बाद में अब चर्चा करेंगे अमर सिंह राठौड़ की। ठीक है दोस्तों, तो बात किसकी आती है? सबसे पहले राजा सूर सिंह का शासनकाल रहता है 1595 से 1619 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। बात आती है 1604 की। 1604 में अकबर द्वारा सवाई राजा की उपाधि दी गई सूर सिंह को। 1604 ईस्वी में सूर सिंह को सवाई राजा की उपाधि दी अकबर ने। ठीक है, दूसरा राजा इसके बाद में आता है राजा गज सिंह, गद्दी पे बैठते हैं 1619 से 1638 ईस्वी तक गद्दी पे बैठते हैं जोधपुर की। ठीक है दोस्तों, 1621 ईस्वी में जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि दी किसे? गज सिंह को। बात इसके बाद में जब 1638 ईस्वी में आगरा में गज सिंह का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। अब पढ़ने वाले हैं अमर सिंह राठौड़। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना ध्यान रखना है इनके बारे में। अमर सिंह राठौड़ के बाद में इसके बाद में गज सिंह और सूर सिंह के बाद में हम अमर सिंह राठौड़ की चर्चा कर रहे हैं। अमर सिंह राठौड़ की के शासनकाल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात आती है कि जो अमर सिंह गद्दी पे बैठते ही क्या होता है कि शाहजहां ने इसे नागौर की जागीर प्रदान की। किसने? शाहजहां ने इसे किसकी जागीर प्रदान करी? तो नागौर की जागीर प्रदान करी।
शाहजहां ने नागौर शाहजहां ने नागौर है जो नागौर की क्या आ जाती है, जागीर, नागौर जागीर है जो प्रदान की थी या दे दी गई थी। ठीक है, जागीर तो किसके द्वारा दी गई, शाहजहां के द्वारा दी गई। किसको दी गई, अमर सिंह राठौड़ को दी गई। इसके बाद में अमर सिंह राठौड़ की बात आती है तो अमर सिंह राठौड़ के उपनाम की अगर चर्चा करें तो कटार का धनी इसे कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है, कटार का धनी, कटार का धनी किसे कहा जाता है, कटार का धनी, ये अमर सिंह को कहा जाता है कटार का धनी। ठीक है तो दोस्तों, इसके बाद में इस चीज के साथ अमर सिंह राठौड़ के शासनकाल में मत्तेरी की राड़ होती है, और मत्तेरी की राड़ जो युद्ध है ये कब हुआ था, 1644 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, मत्तेरे की राड़, और ये मत्तेरे की राड़ लड़ी जाती है 1644 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके शासनकाल में, अमर सिंह के शासनकाल में ये मत्तेरी की राड़ होती है। किस किस के मध्य होती है, तो इस ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपकी बात आ जाती है किसके शासनकाल में, अमर सिंह राठौड़ के शासनकाल में होती है। एक और बात आती है कि जब अमर सिंह राठौड़ जो अमर सिंह राठौड़ को शाहजहां के जो साले थे और उनका नाम आ जाता है सलावत खां, सलावत खां के ने एक शब्द कहा किसको, अमर सिंह को, कि गंवार जो शब्द कहा, और गंवार शब्द कहने के बाद में उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी थी। किसके साले को, शाहजहां के साले सलावत खां को, कि गंवार कहने के नाम, गंवार कहने पर ही अमर सिंह ने उसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अमर सिंह की 16 खंभों की छतरी कहां पे स्थित है, नागौर में। नागौर जो दुर्ग है वहां पे 16 खंभों की छतरी स्थित है। तो किसकी छतरी है, 16 खंभों की, अमर सिंह की, और ये नागौर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। अमर सिंह नागौर की छतरी, सॉरी अमर सिंह है जो उनकी छतरी नागौर में स्थित है। तो इसके बाद में बात आती है, अगला जो शासक आता है और उसका नाम आ जाता है महाराजा जसवंत सिंह, और महाराजा जसवंत सिंह के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अमर सिंह राठौड़ और शाहजहां ने नागौर जागीर प्रदान करी, इससे कटार का धनी कहा जाता है। मत्तेरी की राड़ इसी के शासनकाल में हुई 1644 ईस्वी में, और 16 खंभों की छतरी जो अमर सिंह की छतरी है वो कहां पे स्थित है, तो ये है नागौर दुर्ग में। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला शासक गद्दी पे बैठता है कौन, महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की हम चर्चा करने वाले हैं। और महाराजा जसवंत सिंह की बात की जाती है तो इनका शासनकाल आ जाता है 1638 से 1678 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। 1638 से 1678 ईस्वी तक इनका शासनकाल हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना, शासनकाल के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आती है कि इनका राज्य अभिषेक अधिकतर बार पूछ लिया जाता है, अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो महाराजा जसवंत सिंह है उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, कब हुआ, तो 1638 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ, तो आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है 1638 ईस्वी में। 1638 ईस्वी की बात आ जाती है, और आगरा उत्तर प्रदेश में इनका राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राज्याभिषेक कहाँ हुआ, आगरा में हुआ, 1638 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक होता है। बात आती है शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान करी। शाहजहां ने किसकी उपाधि प्रदान करी, महाराजा की उपाधि प्रदान करी थी। महाराजा की उपाधि किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। शाहजहां के द्वारा जो इनको क्या किसकी उपाधि दी गई, महाराजा की उपाधि प्रदान
की गई। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इसी के महाराजा जसवंत सिंह के शासनकाल में एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम आ जाता है, और उस युद्ध का नाम आ जाता है दरमत का युद्ध। और दरमत का युद्ध कहाँ लड़ा जाता है, तो ये लड़ा जाता है उज्जैन में। दरमत का युद्ध कहाँ हुआ, उज्जैन में। धर्मत का युद्ध उज्जैन, देवों की नगरी, महादेवों की नगरी उज्जैन में ये युद्ध लड़ा जाता है। किसके शासनकाल में, तो जसवंत सिंह के शासनकाल में युद्ध लड़ा जाता है। और कब लड़ा जाता है, तो ये युद्ध होता है 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये दरमत का युद्ध होता है। और इस युद्ध की बात की जाए कि एक तरफ तो कासिम खां की सेना का नेतृत्व कर रहा था जसवंत सिंह, और एक तरफ था औरंगजेब। तो एक तरफ तो क्या, कासिम खां की सेना का नेतृत्व कौन करता है, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह एक तरफ तो कासिम खां की सेना का नेतृत्व कर रहा है, एक तरफ औरंगजेब खड़ा हो जाता है। औरंगजेब एक तरफ इसकी सेना खड़ी हो जाती है, दोनों के मध्य ये युद्ध होता है, ये युद्ध चलता है दोनों के मध्य। और इस युद्ध में है जो कासिम खां और की तरफ से सेना का नेतृत्व जसवंत सिंह कर रहा था, तो ये क्या हो जाता है, इस युद्ध में पराजित हो जाता है। ये इस युद्ध में कौन पराजित हो जाता है, जसवंत सिंह पराजित हो जाता है। युद्ध लड़ा जाता है 25 अप्रैल और 1658 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद में एक युद्ध और होता है, और उस युद्ध का नाम क्या आ जाता है, उस युद्ध का नाम आ जाता है खजुआ का युद्ध। और खजुआ कहां पे है, इलाहाबाद में। ठीक है, तो खजुआ का युद्ध, खजुआ का युद्ध, और ये इलाहाबाद, खजुआ का युद्ध कहां हुआ, इलाहाबाद। किस किस के मध्य हुआ, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। और कब हुआ ये, तो ये बात आती है, खजुआ का युद्ध होता है 5 जनवरी 1659 ईस्वी को। 5 जनवरी 1659 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो खजुआ का युद्ध, और एक तरफ सेना होती है औरंगजेब की, और एक तरफ सेना होती है सूजा की। किसकी, औरंगजेब और एक तरफ सूजा, दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है। और दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सूजा क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये युद्ध ध्यान रखना है। एक और बात आती है, अगला जो युद्ध होता है वो आ जाता है दोराई का युद्ध। और दोराई का युद्ध कहाँ लड़ा गया, ये लड़ा जाता है अजमेर में। दोराई का युद्ध कब लड़ा गया, देख पहली बात तो दोराई का युद्ध, और दोराई का युद्ध कहाँ लड़ा जाता है, तो ये अजमेर में लड़ा जाता है। अजमेर में कब लड़ा गया, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये लड़ा जाता है मार्च 1659 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। मार्च 1659 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। किस किस के मध्य लड़ा जाता है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये एक तरफ तो औरंगजेब की सेना, और एक तरफ क्या आ जाता है, दारा सिको। तो औरंगजेब और दारा दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें इस युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में दारा क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। दारा क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। तो ये बात आती है जसवंत सिंह की, और जसवंत सिंह के बारे में हम पढ़ रहे थे दोस्तों। आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में। जसवंत सिंह, जो महाराजा जसवंत सिंह है, जसवंत सिंह की जो अफगानिस्तान में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है, 28 नवंबर 1678 ईस्वी को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 28 नवंबर 1678 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, महाराजा जसवंत सिंह की। कहां पे हो जाती है, तो इलाहाबाद में, अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो जाती है। अफगानिस्तान में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी, जसवंत सिंह की। ठीक है दोस्तों, जसवंत सिंह की मृत्यु
के होने के बाद में औरंगजेब ने एक लाइन कही थी, और वो लाइन ये है, आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों वो लाइन क्या है? वो लाइन है कि आज धर्म विरोधी जो दरवाजा है वो क्या हुआ? टूट गया। धर्म विरोधी दरवाजा आज टूट गया। ये किसने कहा? औरंगजेब ने कहा। किसके मृत्यु पे कहा? तो राजा जसवंत सिंह की मृत्यु पे ये कहा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं जसवंत सिंह की जो रचनाएं हैं, रचनाओं की एक दो रचनाएं थी इनकी, उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो इनकी रचना का नाम आ जाता है, एक तो भाषा भूषण, एक तो कौन सी रचना आ जाती है? भाषा भूषण, भाषा भूषण, और एक तो रचना ये हो गई, और एक रचना का नाम आ जाता है, उस रचना का नाम प्रबोध चंद्रोदय। क्या नाम आ जाता है? प्रबोध चंद्रोदय, प्रबोध चंद्रोदय। ये दो रचनाएं इनकी जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो चर्चा जसवंत सिंह की हम कर रहे थे। जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल रहता है 1638 से 1678 ईस्वी तक। 1638 ईस्वी में आगरा में इनका राज्याभिषेक होता है। महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने किसको दी? जसवंत सिंह को ये उपाधि दी गई थी। इसके बाद में धर्मत का युद्ध लड़ा गया, जो कहां लड़ा गया? उज्जैन में। 25 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद में कासिम खां की सेना का नेतृत्व कर रहा था कौन? जसवंत सिंह। और एक तरफ औरंगजेब की सेना थी, और दोनों के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें जसवंत सिंह है जो हार जाता है, पराजय हो जाता है, इसकी पराजय हो जाती है। इसके बाद में अगला युद्ध लड़ा जाता है इसके शासनकाल में, खजुआ का युद्ध। और खजुआ का युद्ध कहाँ लड़ा जाता है? औरंगजेब में। कब लड़ा जाता है? 5 जनवरी 1659 ईस्वी को ये युद्ध होता है। किसके मध्य? औरंगजेब और शुजा के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें शुजा की क्या हो जाती है? जो पराजय हो जाती है। इसके बाद में अगला युद्ध आता है दोराई का युद्ध, और दोराई का युद्ध लड़ा जाता है अजमेर में। मार्च 1659 ईस्वी को युद्ध होता है। औरंगजेब और दारा के मध्य ये युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें दारा की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं कि इसके जो मृत्यु की बात करते हैं, तो महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान में हुई थी 28 नवंबर 1678 ईस्वी की को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी कुछ रचनाओं के बारे में आप बात करते हैं, तो महाराजा जसवंत सिंह की रचना एक तो आ जाती भाषा भूषण, और एक आ जाती प्रबोध चंद्रोदय, ये इनकी रचना आ जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आपको। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।